हम लोग पनिशमेंट चालू किए थे कल। सेक्शन 4 to 13 है चैप्टर 2। बीएनएस पढ़ रहे हैं क्योंकि बीएनएस ही तुम लोग का बेस है, ठीक है। आईपीसी सिलेबस से नहीं हटाया गया है, उसका कारण जो मुझे दिखता है वो ये है कि आईपीसी का जैसे फॉर एग्जांपल सेक्शन 299 to 300 तुम लोग के सेकंड सेमेस्टर में, ठीक है, आईपीसी में। बट अगर बीएनएस कर देंगे तो बीएनएस में वो सेक्शन 100 से स्टार्ट हो जाता है, तो हो सकता है इसलिए आईपीसी का नहीं हटाया गया, लेकिन हमें बीएनएस ही तैयार करना है। इवन देखो मेरे पास तो आईपीसी का ही बेरट है, मैंने तो वही रटा हुआ है ना। और अभी जो जितने फॉर्म अभी तो यूपीओ का आया, बिहार एपीओ का आने वाला है, जुडिशरी हो रहा है, सब में नेट में भी सब बीएनएस ही ले रहा है, ठीक है। ओके, क्योंकि मैंने अभी नेट दिया है तो मुझे पता है इसमें नया लॉ था। ओके, तो जब अगल अगल बगल कुछ काम कुछ आवाज होता रहता है ना, तो मेरी आवाज क्लियर जरूर जाती है, बट रिकॉर्डिंग की आवाज में वो खर खर सुनाई पड़ती है, तो वो मेरा गलती नहीं है, लेकिन अब क्या करें, बगल में काम तो हो रहा है, क्लास भी लेनी है। ओके, चलो सेक्शन 9 ये रहा इसका हेडिंग, बेयर एक्ट में बगल में इसके ऊपर ऐसे साइड में लिखा रहेगा, कई अपराधों से मिलकर बने अपराध के लिए दंड की अवधि क्या होगी। देखो, एक व्यक्ति अपराध करता है, मान लो चोरी करने गया, जब चोरी करने गया तो उसने मर्डर भी कर दिया, ठीक है। या मान लो उसने लूट कर दी, चोरी करने गया लूट कर दी, और उसके बाद साथ में रिश्ती भी कर दी और किसी का अपहरण भी कर दिया, कई अपराध कर लिया, सबके लिए थोड़ा थोड़ा दंड मिला है, तो दंड की मात्रा का निर्धारण कैसे होगा वो सेक्शन 9 बात कर रहा है, ठीक है। जहां कोई बात जो अपराध है ऐसे भागों से मिलकर बनी है जिसमें का कोई भाग स्वयं अपराध है, वह अपराध अपने ऐसे अपराधों में से एक से अधिक के दंड से तब तक दंडित नहीं किया जाएगा जब तक कि ऐसा अव्यक्त रूप से उल्लंघित ना हो, ठीक है। चलते अपने व्हाइट बोर्ड पर। ओके, सेक्शन 9 शुरू करना है और चैप्टर 2 हम लोग पढ़ रहे हैं, 4 to 13 है। सिर्फ अगर बेरेक्ट पढ़ा के वहां पेज पे पढ़ाना हो तब भी टाइम नहीं लगेगा, फटाक से पढ़ा के आगे बढ़ जाएंगे। सिर्फ व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाना हो तब भी, लेकिन क्योंकि तुम लोग को पता ही नहीं चलेगा आ कहाँ से रहा है ये सब, ठीक है। ये बोल रहा है कई अपराध के लिए किसी को दंडित किया गया है एक साथ, ठीक है। मान लो किसी ने चोरी भी की है, उसी के साथ कोई और अपराध कर लिया है, छोटा मोटा अपराध है, कोई भी बड़ा अपराध कुछ भी कर लिया, मान लो चोरी करने का, चूंकि चोरी ही लूट होता है तो उसका एग्जाम्पल नहीं लेंगे। चोरी करने गया, साथ में क्या कर दिया, हत्या कर दिया, ठीक है। ओके, एग्जाम्पल के लिए बता रहे हैं। अब दोनों का मिला के दंड दिया गया है, तो सबसे पहला सबसेक्शन बोल रहा है कि जब तक न्यायालय अपने निर्णय में ये वर्णित नहीं करते, वहां नहीं लिखा था लेकिन बेयर को ऐसे ही समझा जाता है, ठीक है। न्यायालय अपने निर्णय में स्वयं ये वर्णित ना कर दे कि उन दंड को साथ में भोगना है कि अलग अलग, ठीक है, तब तक दंड को अलग अलग ही क्या करना होगा, भोगना होगा। मान लो कि हत्या के लिए उसको 20 साल की सजा हुई और चोरी के लिए 2 साल, मैक्सिमम 7 साल होता है दंड, ठीक है। अब अगर न्यायालय ने अपने निर्णय में लिख दिया कि आप 20 साल पहले हत्या वाला बिताओ या 2 साल चोरी वाला, या 2 साल चोरी का या 20, कुल मिला के दोनों आपको मिलाना है, मतलब टोटल 22 साल आपको जेल में रहना है, तो आपको 22 साल में करना होगा, ठीक है। अगर न्यायालय ने लिख दिया कि जो आप 20 साल हत्या के लिए रहोगे उसी में आपका 2 साल चोरी का भी इंक्लूड हो जाएगा, तो सब सिर्फ आप 20 साल के लिए रहोगे। लेकिन अगर न्यायालय ने कुछ नहीं लिखा तो ये वाला पहला वाला रूल फॉलो होगा, ठीक है। ओके, चलो, तो थोड़ा सा एग्जाम्पल लिखे थे लेकिन इरेज कर दे रहे हैं, ठीक है। ओके, तो अलग अलग अगर न्यायालय ने लिखा नहीं है अपने निर्णय में, ओके। चलो अब दूसरा 9(2) क्या बोल रहा है, जहां कोई बात कई अपराधों को परिभाषित या दंडित करने वाली किसी तत्समय प्रवृत्ति किसी विधि के 2 या अधिक पृथक परिभाषाओं में आने वाला अपराध है, या कई कार्य जिसमें से स्वयं एक से या स्वयं एकाधिक से अपराध गठित होता है मिलकर भिन्न अपराध गठित करते हैं, वहां अपराधी को उससे गुरुतर दंड से दंडित नहीं किया जाएगा जो ऐसे अपराधों में से किसी भी एक के लिए वह न्यायालय जो उसका विचारण करता है उसे दे सकता है ना। अगर इंग्लिश होता तभी जस्ट गुरुतर का हम लोग इंग्लिश ट्रांसलेशन देख लेते।
गुरुतर मतलब होता है कम, ठीक है। ओके, तो फिर से देख लो क्या बोल रहे हैं, पहले पढ़ के फिर एग्जाम्पल पढ़ के फिर हम लोग उस पर चलते हैं, ठीक है। कोई व्यक्ति है, अपराध नहीं लिखा है, अपराधों लिखा है, मतलब एक से अधिक अपराध, ठीक है, को परिभाषित या दंडित करने वाली किसी तत्समय प्रवृत्त किसी विधि, मतलब IPBNS के अलावा भी कोई भी विधि है, दो या अधिक पृथक परिभाषाओं में आने वाला अपराध करता है, मतलब कोई ऐसा अपराध करता है जो दो अलग अलग विधि में दंडनीय है, या दो अलग अलग परिभाषा में दो अलग अलग दंड बनाती हैं, ठीक है। ओके, या कोई ऐसा अपराध करता है जो एक साथ कई अपराधों के लिए दंडनीय है, ठीक है। ओके, तो अब जब न्यायालय में केस, अच्छा यहाँ पे क्यों समझा रहे हैं, वाइट बोर्ड पे चलेंगे ना, जब, ठीक है देख लो, जब न्यायालय में केस जाएगा तो न्यायालय जो सबसे कम वाला दंड होगा वो नहीं देगा, ठीक है। चलो एग्जाम्पल देख लो फिर चलते हैं। ए वाई पर लाठी से 50 प्रहार करता है। यहाँ यह हो सकता है कि ए ने संपूर्ण मारपीट द्वारा या उन प्रहारों में से प्रत्येक प्रहार द्वारा जिनमें से वह संपूर्ण मारपीट गठित हुई है, तो कुल मिलाकर ए बी को 50 लाठी मार रहा है, ठीक है। या कि स्वेच्छा उपपत्ति कार्जित करने का अपराध किया है। यदि का प्रत्येक प्रहार के लिए दंडनीय होता तो वह प्रत्येक प्रहार के लिए 1 वर्ष के हिसाब से 50 वर्ष के लिए कारावासित किया जा सकता था, किंतु वह संपूर्ण मारपीट के लिए केवल एक ही दंड से दंडनीय होगा। तो अब देखो, ए ने बी को 50 लाठी मारी, जिससे बी को क्या हुआ, साधारण उपहति हुई, ठीक है। साधारण उपहति क्या है हम देखेंगे सेकंड सेमेस्टर में, नहीं हो सकता है कि हम तुम लोग को बेरेक्ट सेमेस्टर में पढ़ा दें पूरा, क्योंकि बीच में बेरेक्ट टूट जाएगा तो फिर ले छूट जाएगी, ठीक है। फिर से तुम लोग अगले सेमेस्टर में रिवीजन कर लेना, हम बता देंगे कौन से सेमेस्टर से है, ठीक है। रोज रोज करके सेक्शन भेज देंगे, ठीक है, क्योंकि बेरेक्ट टूटने में बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी फिर। नाउ अगर ए बी को 50 लाठी मार रहा है, अगर अब बताओ अगर ए बी को 20 लाठी मारता तो कौन सा अपराध होगा, तभी साधारण उपहति होती। यहाँ हम देख रहे हैं बी को सिर्फ सामान्य चोट लगी, भले 50 लाठी खाया है, ठीक है। चलो, तो ए को एग्जाम्पल बोल रहा है, अगर 1 लाठी मारता तब भी ए को 1 साल की सजा होती, ठीक है। तो हर लाठी के हिसाब से ए को 50 साल की सजा होनी चाहिए, मतलब हर लाठी एक अपने आप में क्या कर रही है, एक अपराध का गठन कर रही है। तो कोर्ट कह रहा है नहीं, संपूर्ण लाठी के लिए एक ही अपराध है, साधारण क्षति, ठीक है। क्या है, एक ही अपराध हो रहा है, साधारण क्षति। अब ये कोर्ट पर है कि वो 1 साल का दंड दे रहा है कि 2 साल का दे रहा है कि 50 साल का दे रहा है, ओके। तो सामान्यतः साधारण उपहति में जितना मैक्सिमम होगा उससे ज्यादा का दंड नहीं देगा, ठीक है। गुरुतर का मतलब होता है ज्यादा, ओके, उससे ज्यादा का दंड नहीं देगा, ओके। अभी हम बता रहे हैं क्या एग्जाम्पल में फिर, किंतु यदि उस समय जब ए वाई को पीट रहा है माँ हस्तक्षेप करता है और का माँ पर शासक प्रहार करता है, माँ पर किया गया प्रहार उस कार्य का भाग नहीं है जिसके द्वारा का या को स्वेच्छा उपाधि कार्य करता है, इसलिए का या को स्वेच्छा कार्य उपाधि के लिए एक दंड से और माँ पर किए गए प्रहार से दूसरे दंड से लिए दंडनीय होगा। चलो बोर्ड पे चलते अपने, ओके। चलो सेक्शन 2 बोल रहा है, सब सेक्शन 2 बोल रहा है, सेक्शन 9 का। इसका मेन हेडिंग याद रखना और अंदर के फैक्ट्स याद रखना, फैक्ट्स पूछता है क्वेश्चन में, एंट्रेंस वगैरह में, ठीक है। चलो, और लॉ पता होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति एक ही परिभाषा में आने वाला कई अपराध कर रहा है, ठीक है, सबके लिए उसे एक दंड दिया जा सकता है। सिंपल से अपनी देखो, अभी बेरेक में कुछ लिखा था, उसमें क्या लिखा था, फिर उसको पढ़ के फिर यहाँ शॉर्ट करेंगे तो हम तो अपनी लैंग्वेज में समझा दे रहे हैं हम, ठीक है, ओके। लेकिन अगर व्यक्ति एक ही अपराध कर रहा था और एक ही क्रम में उसने क्या कर दिया, एक ही अपराध के क्रम में उसने भिन्न अपराध कर दिए, अभी इसका भी एग्जांपल देते हैं, तो वो क्या होगा, उन सब के लिए अलग अलग से दंडित होगा, ओके, अलग अलग से दंडित होगा। और तीसरा क्या बोल रहे हैं, अभी सेक्शन की बात हो रही है, ठीक है, कि न्यायालय अगर दंड दे रहा है इन दोनों में से किसी में, सॉरी इन दोनों में से किसी में,
जितना न्यायालय मैक्सिमम दंड उस अपराध के लिए दे सकता है उससे ज्यादा नहीं देगा। ठीक है, सिंपल सी बात। अब एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं क्या बोल रहा है। ठीक, पहली बात, सबसे पहला एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल ए ने बी को 50 लाठी मारी चाहे 100 लाठी मारी। ठीक है, अगर बी को सिर्फ साधारण उपहति हुई है, क्या हुई है, साधारण उपहति। और साधारण उपहति देखो सासे उसमें दिया था तो हम सासे नहीं पकड़ रहे हैं, हम सिर्फ अपनी बात कर रहे हैं। साधारण उपहति हुई है और ये लाठी से जानबूझ कर मारी थी उसको उपहति कारित करने के लिए। तो चाहे 50 लाठी मारी हो चाहे 100 लाठी मारी हो, अपराध कौन सा बनेगा, एक ही बनेगा। ठीक है, हर लाठी के लिए दंडित नहीं किया जाएगा। साधारण उपहति के लिए मैक्सिमम जितना न्यायालय दंड दे सकता है उतना ही देगा। ठीक है, न्यायालय उस अपराध के लिए जितना मैक्सिमम दंड दे सकता है। ओके, ये नहीं कि 100 लाठी मारी तो 100 साल की सजा दे दे, मान लो जो भी हो। ठीक है, जितना मैक्सिमम, क्योंकि एक ही अपराध गठित हो रहा है। दूसरा एग्जाम्पल हम लोग ये ले लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल भी उसी में था। ए बी को लाठी मार रहा था। ठीक है, बी को लाठी पड़ रही थी तो एम से देखा नहीं गया, तो एम जो है बचाने चला आया। अरे ऐसे कैसे हमारे दोस्त को पीट रहे हो, हम भी आ रहे हैं। तो कहता है लो तुम भी ले लो, एक लाठी इनको भी मार दिया। ठीक है, तो बी 50 लाठी खाया था, 50 लाठी मान लो इनको भी मार दिया, या एक लाठी 2 लाठी कितना भी मारा, मान लो इनको एक ही लाठी मारा। ठीक है, चलो एक लाठी खाकर भाग, एक लाठी इनको मारा और इनको 50 मारा था, 100 मारा था, जितना भी मारा था। तो सेकंड एग्जाम्पल कह रहा है लेकिन अब देखो दोनों में साधारण उपहति एक ही अपराध हो रहा है, लेकिन पहला साधारण उपहति एक किसके विरुद्ध कर रहा है, बी के विरुद्ध। ठीक है, सामान्य उपहति जिसमें छोटी मोटी चोट लगी रहती है। और दूसरी साधारण उपहति किसके विरुद्ध कर रहा है, एम के विरुद्ध। यहाँ पर भी सासे ही मार रहा है, जानबूझ के मार रहा है। ठीक है, तो इन दोनों अपराध ये एक ही परिभाषा में आते हैं, एक ही अपराध है, लेकिन दो अलग अलग दंड ए को मिलेगा, एक बी को पीटने के लिए, दूसरा एम को पीटने के लिए। ठीक है, ओके, बस इतनी सी बात थी। सेक्शन रिवीजन पे जाएंगे फिर समझ में आएगा। चलो, कई अपराधों में से एक के दोषी व्यक्ति के लिए दंड, जबकि निर्णय में यह कथित है कि यह संदेह है कि वह किस अपराध का दोषी है। ठीक है, ओके, उन सब मामलों में जिसमें यह निर्णय दिया जाता है, तो जजमेंट हो रहा है कि कोई व्यक्ति उस निर्णय में विनिर्दिष्ट कई अपराधों में से एक अपराध का दोषी है, किंतु यह कंफर्म नहीं है कि किस अपराध का दोषी है। ठीक है, यदि वही दंड सब अपराधों के लिए उबंधित नहीं है तो वह अपराधी उस अपराध के लिए दंडित किया जाएगा जिसके लिए कम से कम दंड उबंधित किया गया है। इसको कहते हैं संदेह का फायदा उठाना। ठीक है, अगर देखो अक्सर होता है मर्डर हुआ, मर्डर का केस चल रहा है। ठीक है, हत्या केस चल रहा है, लेकिन बड़े से बड़े अपराधी को क्या, सॉरी यहाँ पे इसको इरेज करना पड़ेगा, सेक्शन 10 पे हम लोग है ना। बड़े से बड़े केस का चल रहा है लेकिन व्यक्ति को सबूत ना होने के कारण छोड़ दिया जाता है। सबूत ऐसा नहीं है सबूत बिल्कुल नहीं होता, सबूत कम होता है। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि 90% चांस सबूत में दिख रहा है कि उसने अपराध किया है, लेकिन 10% चांस दिख रहा है कि उसने अपराध नहीं किया। और भारतीय विधि का नियम है कि कभी किसी निर्दोष को दंड देना नहीं है। इसको कहते हैं संदेह का लाभ। इस संदेह के लाभ पर न्यायालय क्या करता है, कोर्ट को छोड़ देता है। ठीक है, सॉरी कोर्ट को नहीं, अपराधी को, अभियुक्त को छोड़ देता है। ठीक है, और जब अभियुक्त को छोड़ देता है तो अभियुक्त बरी हो जाता है, लेकिन परमानेंट नहीं। अगर बाद में अगर अन्य सबूत आते हैं तो अन्य सबूत पेश किए जा सकते हैं। ठीक है, चलो सेक्शन 10। ओके, कल वाला जो व्हाइट पेज वाला नोट्स भेजा था वो मैंने लंबा एकदम कर दिया था, तो उसको खोलते ही नहीं बन रहा है ना। हम भी ओपन किए थे फिर बाद में चेक करने के लिए एक बार, दिख नहीं रहा था। ओके, सो सेक्शन 10 हमको लगता है बहुत पतला दिख रहा है क्या, 3 नंबर कर दे रहे हैं। ठीक है, सबसे बात है किसी व्यक्ति को क्या हो रहा है, अपराध का दंड दिया जा रहा है। किसी व्यक्ति को कई अपराधों एक अपराध का दंड दिया जा रहा है। ठीक है, अब उस पर कई अपराधों का आरोप है। आरोप तो कई अपराधों का है,
और सबूत से पता चल रहा है कि कई अपराधों में से इसने सारे अपराध नहीं किए, लेकिन कोई अपराध किया है, उनमें से कोई अपराध किया है, ठीक है, उनमें से कोई अपराध किया है, ठीक है। अब देखो, एक्स वाई के घर में रात में घुसता है, रात्रि भेदन करता है। रात्रि भेदन मतलब घर का में कहीं चुपके से घुसना, ठीक है, गृह भेदन कहते हैं। ये अपने आप में अपराध है। किस आशय से घुसता है ये बात की बात है। अगर वाई की परमिशन के बिना चुपके से वाई के घर में एक्स ने प्रवेश किया तो ये गृह भेदन हुआ, ये पहला अपराध है। उसके बाद वाई के घर में चोरी हुई, ठीक है, ठीक है। फिर वाई के घर के पीछे जो है एक बड़ा सा तबेला था, उसमें क्या कर दिया, किसी ने आग लगा के रिश्ते भी कर दी, ठीक है। इन सब चीजों में एक्स भी पकड़ा गया, ठीक है। अब ये कंफर्म नहीं हो रहा कि इसने सिर्फ गृह भेदन किया है, कि इसने चोरी भी की है, कि इसने आग लगाया है, ठीक है। तो कई सारे आरोप लग रहे हैं, तो कोर्ट कौन सी सजा देगा इसको। तो जब उसके सही कई आरोप लगे हैं, ये कंफर्म है कि उसने कोई तो अपराध किया है, क्योंकि उसको पकड़ा गया है घर के अंदर, ठीक है। बट कंफर्म नहीं है कौन सा अपराध किया है। तो ये तो कंफर्म है गृह भेदन किया है, ठीक है, सबसे पहला अपराध तो वो होगा तभी घुसा। तो कोर्ट कहता है जो सबसे कम दंडनीय होगा, सेक्शन 10 कहता है जो सबसे कम दंडनीय अपराध होगा उसी पनिशमेंट से उसको दंडित किया जाएगा, ठीक है, ओके। 10 था सेक्शन 11। चलो वेरी गुड, एकांत परिरोध आ गया। सेक्शन 73, 74, 75 ऐसे कुछ था पीसी में, वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब अगर तुम्हारा एग्जाम हो रहा है कहीं, तुमने एंट्रेंस देने गए हो लल्लम का, नेट का, जेआरएफ का, 90% चांस है कि क्वेश्चन यहाँ से बने, ठीक है। एकांत परिरोध वेरी इंपॉर्टेंट है, सेक्शन याद रखना 11 इसका सेक्शन याद करने में बहुत आसानी होगी। बीएनएस का देखो, एकांत मतलब अकेला, मतलब एक, तो सेक्शन 1 ओके। अब 1 हम कट कर दिए समझाने के चक्कर में, लेकिन ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एकांत परिरोध, इसको अच्छे से समझेंगे। एकांत परिरोध क्या है, एक प्रकार का दंड है, ठीक है, क्योंकि हम दंड वाले चैप्टर में पढ़ रहे हैं तो दंड ही होगा। बचपन में जब कभी मैथ लगाते थे, बीजगणित वगैरह, तो जो फार्मूले का चैप्टर पढ़ते थे उस चैप्टर में उससे संबंधित क्वेश्चन होते थे, ठीक है। सिर्फ एक सेकेंड, एक सेकेंड। तो जैसे ब्याज पढ़ रहे हैं तो ब्याज से संबंधित रूल पढ़ा, तो उसी चैप्टर में ब्याज के क्वेश्चन भी होंगे, ठीक है। दंड पढ़ रहे हैं तो सारा हाँ, आईपीसी से बीएनएस में क्या कुछ अगर कोई कभी पूछ ले क्या इंपॉर्टेंस है, तो बीएनएस में एक जैसे अपराधों को, एक जैसे कार्यों को एक जगह कर दिया गया। जैसे महिला के विरुद्ध अपराधों को, ठीक है, एक ही चैप्टर में कर दिया गया, चैप्टर 5 में, ठीक है। पहले ये अलग से था थोड़ा सा, क्या कहते हैं, जैसे रेप का शिक्षण था वो अलग था, और उसके बाद शादी महिलाओं के विरुद्ध क्रूरता चैप्टर अलग था, ठीक है। ये सबको आईपीसी में एक जगह कर दिया गया है, बीएनएस में एक जगह कर दिया गया है, ठीक है। आईपीसी से ये थोड़ा सा इसमें अंतर है, ओके। चलो अपने टॉपिक पे चलते हैं। सेक्शन 11, जब कभी कोई व्यक्ति ऐसे अपराध के लिए दोषी सिद्ध ठहराया जाए जिसके लिए संहिता के अधीन न्यायालयों को उसे कठिन कारावास दिया हो, ठीक है। तो सबसे पहला बात, एकांत परिरोध किसमें दिया जाएगा, कठिन कारावास में ही, ठीक है। सादा कारावास में नहीं रहेगा। किसी व्यक्ति को दंड दिया गया है जिसमें उसे कठिन कारावास दिया गया है, दंडादेश करने की शक्ति है, तो न्यायालय अपने दंडादेश द्वारा आदेश दे सकेगा कि अपराधी को उस कारावास के लिए वह दंडादिष्ट किया गया है किसी भाग या भागों के लिए जो कुल मिलाकर 30 महीने से अधिक नहीं होगा, निम्नलिखित मापमान के अनुसार एकांत परिरोध में रखा जाए। तो इसके आगे को पढ़ने से पहले हम तुमको ये समझा दें, क्योंकि सेक्शन बड़ा हो जाता है फिर हम खुद भूल जाते हैं सेक्शन क्या बोल रहा था। मतलब फैक्ट तो हमको पता था लेकिन रहेगा, फैक्ट कहानी जैसे बताने का कोई नहीं है, टॉपिक समझाने का कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि सब सेक्शन क्या बोल रहा था, पहले क्या बोला फिर बाद में क्या बोला, है ना। सेक्शन 11
क्या है ये? एकांत परिरोध। और यही वाला सेक्शन याद रखना है, पीसी वाला नहीं याद रखना, ठीक है। चलो, एक क्वेश्चन एलएलबी में तुम्हारे आएगा ही। हाँ, तुम्हारे फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस में है ये आईपीसी के, ठीक है। क्वेश्चन ही आ सकता है कि एकांत परिरोध से आप क्या समझते हो, ठीक। तो सबसे पहली बात, न्यायालय के पास शक्ति है, जो न्यायालय सुनवाई कर रहा है उसके पास शक्ति है दंड देने की। किस चीज के दंड देने की? कठोर कारावास। तो पहली बात, एकांत परिरोध किस केस में दिया जाएगा? कठोर कारावास में, ठीक है। तब न्यायालय जब दंड देगा तो उस दंड में ये लिख सकेगा, उल्लिखित करेगा कि जितना कारावास उसको दिया गया है उसमें से कुछ भाग जो मैक्सिमम कितना हो सकेगा? 3 मंथ, 3 महीने से ज्यादा नहीं, ठीक है। एकांत परिरोध में बीते। एकांत परिरोध, अब एकांत परिरोध का हम तुमको मतलब बता देते हैं। सेक्शन में नहीं लिखा है तो, लेकिन इसका मतलब पता होना चाहिए। एलएलबी के एग्जाम में लिखना है तुम लोग को, आएगा 95% ही आएगा। इसलिए क्योंकि इस बार पता नहीं कौन पेपर बना रहा है ना। हमने देखा सेकंड सेमेस्टर में तुम लोग, हमारे सीनियर्स का एग्जाम हुआ, फर्स्ट में मैंने क्वेश्चन बताए थे, सब आ गए थे। सेकंड में मैंने क्वेश्चन बताया उठा के, वो फर्स्ट सेमेस्टर का क्वेश्चन पूछ लिए थे, सेकंड सेमेस्टर से सिलेबस ही नहीं पूछे, ठीक है। एकांत परिरोध का क्या मतलब होता है? किसी एक कमरे में अपराधी को बाकी सबसे अलग करके रखना, ठीक है। बाहरी दुनिया से उसको एकदम कट कर देना, ठीक है। बाहरी दुनिया से उसको क्या कर देना? एकदम अलग कर देना, ठीक है। इसको देने का सिर्फ एक आशय होता है कि व्यक्ति अपने किए गए अपराध पर क्या कर सके, अपने कृत्य पर क्या कर सके, पछतावा कर सके, ठीक है। हम कॉमिक पढ़ते हैं, उसमें बहुत अच्छा शब्द है लेकिन वो शब्द मुझे ध्यान नहीं आ रहा। रिफ्लेक्ट कर रहे, ठीक है, उतनी कुछ और है। महुआ मांगा जो पढ़ता होगा उसको समझ में आएगा। तो अपने किए हुए पापों पर क्या कर सके? हिंदी में देखते, पश्चाताप कर सके या सोच सके कि अरे यार मैंने नहीं किया, ठीक है। इसी को कहते हैं काद कारावास। नाउ, कुल मिला के 3 महीने से अधिक नहीं होगा, ये 3 महीना भी याद रखना है अगर तुम लोग प्री के लिए अपना नोट्स बना रहे हो तो, ठीक है। यदि कारावास की अवधि 6 माह से अधिक नहीं है तो 1 मास से अनाधिक का कारावास समय, ठीक है। अगर कारावास 6 महीने का दिया गया है, जो न्यायालय ने दंड दिया है कठिन कारावास का, वो 6 महीने का है, तो एकांत कारावास 1 महीने से अधिक का नहीं होगा, ठीक। यदि कारावास 6 माह से अधिक परंतु 1 साल से कम का है, ठीक है, तो ये 2 महीने का होगा। और अगर 1 वर्ष से अधिक है तो 3 महीने से अनाधिक होगा। सेम टू सेम आईपीसी में लिखा है, सेक्शन चेंज था बस, ठीक है। सेम डिक्टो कॉपी, ओके। चलो, ओके। देख लेते हैं, टाइमिंग देख लेते हैं कितना दिया जाएगा। तो अगर कारावास यहाँ लिखते हैं और जो दंड दिया गया है, ठीक है, और एकांत परिरोध कितने टाइम का उस व्यक्ति को रखा जाएगा। ये पहला कह रहा है कि अगर 6 महीने तक का हो, देखो अगर हम अभी तुम लोग को यहाँ पे बना दिए होते पीपीटी, ठीक है, तो पीपीटी में हम समझाते चले जाते, लेकिन वेयर एक्ट में पीपीटी समझाने का कोई फायदा नहीं। क्वेश्चन आंसर तुम अगर इसको समझ लोगे तभी कर लोगे, ठीक है। तो 6 महीने का कारावास अगर किसी को मैक्सिमम दिया गया है तो एकांत परिरोध 1 महीने का होगा, इससे अधिक का नहीं होगा किसी भी परिस्थिति में, ठीक, ओके। अगर किसी को 6 महीने से ज्यादा और 1 साल से कम का कारावास दिया गया है, मतलब 6 महीने और 12 महीने के बीच का, ठीक है, तब ये एकांत परिरोध 2 महीने तक का हो सकता है। हमेशा क्या लिखा है? तक लिखा है, मतलब कम भी हो सकता है, ठीक है, ओके। अगर 1 साल से ऊपर का कारावास दिया गया है, चाहे जितना, चाहे 10 साल, 15 साल, 20 साल, 30 साल, आजीवन कारावास, चाहे जितना हो, ठीक है, तब एकांत परिरोध 3 महीने से अधिक नहीं होगा, जो कि हमने ऊपर ही देखा था, लिखा हुआ था मैक्सिमम 3 महीने से अधिक का एकांत परिरोध नहीं रखा जाएगा, ठीक है, ओके। ये था 11 के बाद 12 सेक्शन आएगा, जस्ट उसके बाद एक सेक्शन और आता है, वो बताता है कि क्या यह एकांत
परिरोध हम लगातार रखेंगे। किसी को 3 महीने तक एक काल कोठरी में अकेले कैद करके रख दोगे, किसी को 2 महीने तक नहीं, ऐसा नहीं करना है। इंसान को अंदर रखना है ताकि वो अपने अपराध पर, अपने क्रिमिनल पर, सॉरी, अपने कर्मों पर क्या करे, प्रायश्चित कर सके, ना कि वो मानसिक रूप से पागल हो जाए। ठीक है, तो एकांत परिरोध की अवधि, देखो अभी क्वेश्चन आएगा तो तुम लोग कंफ्यूज हो जाओ अगर आ जाए ना कि अरे यार एकांत परिरोध की अवधि तो हमने इसी में देख लिया, तो ये फिर अलग से हेडिंग सेक्शन 12 क्यों बोल रहा है? तो सेक्शन 12 एकांत परिरोध की अवधि बोल रहा है, अगर ये पूछेगा तो सेक्शन 12 लगाना है। ठीक है, एकांत परिरोध के बारे में कहा वर्णन है सेक्शन 11 में। तो ये कौन सी अवधि बोल रहा है? जब यहाँ अवधि हमने पढ़ लिया तो अभी हम बता रहे हैं, ये बताएगा कि आप एक बार में कितने दिन के लिए आप उसको बंद कमरे में रखोगे। ठीक है, सीधी सी बात। ठीक है, एकांत परिरोध के लिए दंडादेश दिया गया है, ऐसा परिरोध किसी भी दशा में एक बार में 14 दिन से अधिक का नहीं होगा। ठीक है, साथ ही ऐसे एकांत परिरोध की कालावधियों के बीच में उन कालावधियों के अन्यून अंतराल होंगे। ओके, और जब दिया गया कारावास 3 मास से अधिक हो तब दिए गए संपूर्ण कारावास के किसी एक मास में एकांत परिरोध 7 दिन से अधिक का नहीं होगा। साथ ही एकांत परिरोध की कालावधियों के बीच में उन्हीं कालावधियों का अन्यून अंतराल होगा। ठीक है, तो सबसे पहली बात कह रहा है 14 दिन, एक बार में आप 14 डेज से ज्यादा किसी को कारावास उसमें नहीं रखोगे। ठीक है, एकांत परिरोध में कि उसको कैद कर दो ले जाकर, इसका मतलब ये नहीं कि उसको कारावास से छोड़ देंगे, वो जेल में है, जेल में सबसे अलग हटके जो एक कमरे में उसको एकांत में रखना है, वो 14 डेज से ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद कह रहा है अब मान लो कि किसी को 1 तारीख को जेल में डाला गया, 14 तारीख तक वो था, फिर क्या करेंगे? फिर 15 तारीख को फिर डाल देंगे, फिर 14 दिन तक रहेगा? नहीं, वो बोल रहा है नेक्स्ट अगर आपको फिर से डालना ही है उसको, मान लो किसी को 6 महीने का हुआ है कारावास और 1 महीना उसको रखना है, तो ये नहीं कि आप तुरंत फिर डाल दो, फिर आप उसके बीच उतने ही समय का अन्यून अंतराल रखोगे। अन्यून मतलब कम से कम, मैक्सिमम तो हो सकता है अगर आपके पास टाइम है, कम से कम उतने दिन का अंतराल रखोगे दोबारा उसको एकांत कारावास में डालने के लिए। तो आप अगर 14 दिन के लिए डाल रहे हो तो दूसरी बार 14 दिन बाद ही उसको वापस 14 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, 16 दिन के लिए डालोगे। यहाँ पर ध्यान से देखना, 14 दिन से अधिक नहीं होगा, अर्थात 14 दिन से कम के लिए भी तुम रख सकते हो एकांत कारावास में, 2 दिन के लिए भी रख सकते हो, 3 दिन के लिए भी रख सकते हो, 4 दिन के लिए भी रख सकते हो। ठीक है, बट 14 दिन से अधिक के लिए एक बार में नहीं रखोगे। चलो, अगर कारावास जो दिया गया था और जब दिया गया कारावास 3 मास से अधिक हो, तो यहाँ कारावास 3 मास से अधिक की नहीं बात हो रही है। देखो कंफ्यूजन मत होना कि अगर कारावास का दंड 3 महीने का दिया है, क्योंकि 3 महीने के कारावास दंड के लिए कोई बात लोग को दिखता है, लेकिन स्क्रीन शेयर नहीं करते तो ये चीज नहीं दिखती है कट वाली, तो तुम लोग को पता नहीं चलता, मैम बीच में रुकती हूँ गई। ठीक, एकांत, और इसी चक्कर में कभी कभी रिकॉर्डिंग रुक जाती है और कभी कभी क्लास बीच में बच्चे आते हैं तब रुक जाती है। एकांत कारावास, ठीक है, 3 मास से अधिक मतलब कि दंड उसको 1 वर्ष से अधिक का मिला है, एकांत परिरोध 3 मास से अधिक का है। ठीक है, तब कह रहा है संपूर्ण कारावास में किसी एक महीने में एकांत परिरोध सिर्फ 7 दिन का होगा। ठीक है, और साथ ही एकांत परिरोध की कालावधियों के बीच उन्हीं कालावधियों से अन्यून अंतराल भी होंगे। ठीक है, चलो ये सेक्शन भी बहुत अच्छे से समझना। ठीक है, तो इसी के सामने लिख देना सेक्शन 12। ओके, फिर हम चलते हैं यहाँ पे। एकांत परिरोध की अवधि क्या है? अवधि क्या होगी? ठीक, सीधी सी बात है, सबसे पहला बोल रहा है कि अगर किसी व्यक्ति को एकांत परिरोध में रखा जाएगा तो एक बार में मैक्सिमम 14 डे, कितना होगा मैक्सिमम, और मैक्सिमम का मतलब होता है 14 दिन से कम दिन के लिए भी आप रख सकते हो सकता है आप 2 दिन के लिए उसको एकांत कारावास में रख दो फिर बाहर निकाल लो, लेकिन ये हमको नहीं याद रखना है। तो क्वेश्चन में जो पूछेगा वो ये पूछेगा मैक्सिमम कितने दिन तक, 14 डेज तक रख सकते हैं। जब LLB का आंसर लिखोगे तो ये सब चीजें भी तुमको लिखनी है, फैक्ट टू फैक्ट लिखोगे तो तुम्हारा तैयार भी हो जाएगा LLB में ही, और तुम्हारे आगे के प्रिपरेशन के लिए बहुत काम आएगा। ठीक है, ओके, अब ये नहीं मान लो कि, और दूसरी बात ये बोल रहा है कि
उसके बाद जब सेकेंड टाइम उसको आप करोगे, उसके बाद जब सेकेंड टाइम, यहाँ सेकेंड नहीं लिख रहे हैं, कंफ्यूज हो गए, उसके बाद में फिर जब उसको आप एकांत परिरोध में भेजोगे तो उतना ही क्या करोगे, गैप करोगे। ठीक है, तो उतना ही अन्यून गैप करोगे। ठीक है, अन्यून का अंतर होगा। अन्यून मतलब जितने दिन का आपने उसको एकांत परिरोध में रखा हो। तो यहाँ हम 14 डे क्यों नहीं लिख रहे, अब बता रहे हैं। मान लो कि 14 दिन की जगह आपने उसको 12 दिन के लिए एकांत परिरोध में रखा था, तो सेकेंड टाइम जब आप चाहे उसको, चाहे 2 दिन के लिए एकांत परिरोध में रखना चाह रहे हो, चाहे 3 दिन के लिए, चाहे 4 दिन के लिए, आप 12 दिन के बाद ही रख सकोगे। ठीक है, ठीक है, ओके। ये पहली लाइन थी। सेकेंड लाइन क्या बोल रही है, अब देखो। अगर किसी व्यक्ति को 3 महीने का कारावास लिखा था, 3 महीने का कारावास मतलब 3 मंथ का एकांत परिरोध, कारावास 1 वर्ष से अधिक। ठीक है, एकांत परिरोध मिला हुआ है। ठीक, तो अब उसको किस हिसाब से हम कारावास देंगे, तो 1 महीने में 7 दिन से अधिक नहीं देंगे। 1 महीने में 7 दिन मैक्सिमम, 7 दिन से कम भी हो सकता है। ठीक है, इसका मतलब ये जो 14 दिन वाला मैक्सिमम था, ये 1 मंथ और 2 मंथ के परिरोध पर लागू होगा। तो 1 मंथ का परिरोध कहाँ था, जहां 6 महीने तक का कारावास मिला हो, तब 1 मंथ का परिरोध। और 2 मंथ का परिरोध कहाँ था, जहां 6 महीने से 1 साल तक का कारावास मिला हो। ठीक है, इसको ऐसे कर देते, ये हमने पीछे पढ़ा था। ठीक है, जस्ट फिर से एक्सप्लेन कर रहे हैं। ओके, 3 महीने का एकांत अगर परिरोध मिला हुआ है तो 1 महीने में आपको 7 दिन से ज्यादा का मैक्सिमम नहीं दे सकते। अब देखो यहाँ पे एक चीज और समझा दें। अभी देखो, अगर सिर्फ एक्ट पढ़ रहे होते ना, किसी को तो पढ़ा रहे थे, और नहीं, हम खुद ही पढ़ रहे थे, हाँ, और हम सीआरपीसी पढ़ रहे थे, बहुत दिन हो गया, और हमको लगता है 7 घंटे में पूरी सीआरपीसी पढ़ लिए थे, क्योंकि सिर्फ पढ़ना ही रहता है फिर, है ना। अभी हम क्या बोल रहे हैं, मान लो किसी को बहुत चतुर व्यक्ति आया, बहुत चतुर जेलर आया, उसने कहा बताते हैं रुको उस कानून को। उसने क्या किया, मान लो 28 फरवरी, 28 का महीना है एग्जाम्पल के लिए, तो उसने क्या किया, 22 तारीख को डाल दिया ये वाला। ठीक है, एकांत परिरोध में, क्योंकि 1 महीने में क्या करना है, 7 दिन रखना है। तो 21 और 22 से शुरू, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, तो 28 फरवरी को उसका 7 दिन पूरा हो गया। अब 1 महीने में 1 दिन रखना था। नेक्स्ट महीना आया मार्च, तो मार्च की पहली तारीख को, 1 तारीख को फिर डाल दिया, क्योंकि 1 महीने में 1 बार रखना है, फिर 7 मार्च तक रहेगा। तो कानून के खिलाफ थोड़ी जा रहा है, वो तो चतुर बन रहा है। दोनों मिला के लगातार 14 डे का नहीं हो जा रहा, कानून का उल्लंघन भी तो हो जा रहा है। तो इसमें लिखा हुआ है, दोबारा जब आप उसको डालने जाओगे तो जितने दिन का आपने उसको एकांत परिरोध दिया था, उतने दिन का फिर से आप क्या करोगे, गैप करोगे। ठीक है, तो फिर यहाँ मैंने 7 डे इसलिए नहीं लिखा, हो सकता है 7 डे मैक्सिमम लिखा है, तो 7 डे मैक्सिमम की जगह 6 दिन, 4 दिन, 5 दिन ऐसा कुछ एकांत परिरोध दिया हो, तो दोबारा उसको जब भेजेंगे परिरोध में तो उतने दिन का गैप रखेंगे। ठीक है, तो जेलर साहब को रोकने के लिए ऐसी हरकतों से। ठीक है, कि भले तुम महीने के लास्ट में डाल रहे हो, महीने में 1 ही बार करना है, बट आपको अनयून गैप रखना ही पड़ेगा उतना, ताकि जो अपराधी है उसका दिमाग मानसिक रूप से वो क्या ना हो जाए, परेशान ना हो जाए। ओके, नाउ सेक्शन 13 देखो, ये साधारण अपवाद है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो हम लॉ ही ऐसा पढ़ रहे हैं ना कि मर्डर, चोरी, रेप वगैरह सब इसी में है। ठीक है, और कब कैसे कोई दंड पाता है, नहीं, कब कैसे कोई दंड पाता है तो हम लोग बीएनएसएस में पढ़ेंगे, प्रोसीजर, सेकेंड सेमेस्टर का बीएनएसएस अगले हफ्ते हम चालू करेंगे। तुम लोग के 3rd सेमेस्टर के बच्चों के लिए, बहुत पढ़ने का मन हो तो तुम लोग वहां जाके वीडियो देख सकते हो। ठीक है, उन लोग को भी बीबीएनएसएस ही पढ़ाएंगे, उन लोग के सिलेबस में भी सीआरपीसी है, तुम लोग के सिलेबस में भी सीआरपीसी रहेगा, बट क्वेश्चन सेक्शन ही चेंज है, इसलिए हम लोग बीएनएसएस पढ़ेंगे। चलो, कुछ चीजें नहीं आई हैं वो हम बता देंगे, क्योंकि अगेन ओ गॉड, फिर कितनी बार एक ही चीज मैं बोलती हूँ। चलो, पहले सेक्शन पूरा कर लेते हैं। ठीक है, फिर साधारण अपवाद का थोड़ा सा इंट्रो देंगे, क्लास कर लेंगे कल।
कर लेंगे या आज हमको टाइम मिलेगा ना, हम सोच रहे हैं शाम को तुम लोग को 2-3 घंटे क्लास ले लें, ठीक है। पूर्व दोष सिद्धि के पश्चात कतिपय अपराधों के लिए वर्धित दंड। सेक्शन 13, जो कोई व्यक्ति भारत में किसी न्यायालय द्वारा इस संहिता के अध्याय 10 या 17, तो चैप्टर 10 क्या है बीएनएसएस का हमको देखना पड़ेगा, बट चैप्टर 17 जो है संपत्ति के विरुद्ध अपराध है, ठीक है। संपत्ति के विरुद्ध अपराध जैसे कि चोरी, न्यास भंग, आपराधिक न्यास भंग इत्यादि। आईपीसी में भी सेम चैप्टर था, इसीलिए हमको जस्ट याद है, ठीक है। आईपीसी में भी चैप्टर 17 ही था, चोरी के विरुद्ध, सॉरी संपत्ति के विरुद्ध अपराध। यहाँ पे सेक्शन 303 से शुरू होता है, वहां पे 378 से शुरू होता था, ठीक है। ठीक है, भारत के किसी न्यायालय द्वारा इस संहिता मतलब भारतीय न्याय संहिता के चैप्टर 10 या 17 के अधीन किसी व्यक्ति को 3 वर्ष या उससे अधिक की अवधि के लिए दोनों में से किसी भांति के कारावास से दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराए जाने के पश्चात उन दोनों अध्यायों में से किसी अध्याय के अधीन उतनी ही अवधि के लिए वैसे ही कारावास से दंडनीय किसी अपराध का दोषी है, तो प्रत्येक ऐसे पश्चातवर्ती अपराध के लिए आजीवन कारावास से दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी दंडनीय होगा, ठीक है। सेक्शन 13 है, याद रखना क्या बोल रहा है, बता रहे हैं तुम लोग को, बताने से पहले हम ना भूल जाए बस। हमको पता है, हम गए थे बेंगलोर और हमको डॉक्टर बोला था भर्ती होने को, जस्ट आई थिंक आज मेरी सर्जरी करता, लेकिन हम चले गए, अपना बच्चा छोड़ के गए थे। हम कहे यहीं पर शुरू करेंगे प्रोसीजर, डॉक्टर बोला ठीक है वहीं से शुरू कर लो, संजीवनी से ही, फिर हम लोग करते रहेंगे, ठीक है। चलो, इसलिए आज छुट्टी थी कॉलेज में, लेकिन मेरा ऑनलाइन चल सकता है इसलिए चला रहे हैं ना, क्योंकि एक बार हॉस्पिटलाइज हो जाएंगे फिर 2-3 दिन क्लास नहीं रहेगी। चलो, इसीलिए हम कह रहे थे थोड़ा लंबा क्लास लेंगे। कहाँ चले गए चैप्टर पे हम, लास्ट सेक्शन है सेक्शन 13 दंड के विषय में, ठीक है, ओके। अब बोल रहा है किसी व्यक्ति को, सॉरी व्यक्ति को नहीं, अपराधी को, किसी व्यक्ति को किसी मतलब कोई अपराधी व्यक्ति ही अपराधी होगा, अपराधी है जिसे चैप्टर 10 या 17 जो कि बीएनएस है भारतीय न्याय संहिता में दंडित किया गया है, एक बार क्या किया गया है, दंडित किया जा चुका है। किस अपराध के लिए, चैप्टर 10 या 17 के अंतर्गत किसी अपराध के लिए, ठीक है। और कितना, 3 ईयर के लिए, 3 ईयर तक, 3 साल तक दोनों में से कोई कारावास रहा हो, चाहे कठोर रहा हो चाहे सादा, इससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अगर उसे 3 साल या उससे अधिक के लिए चैप्टर 10 या 17 के अंतर्गत दंडित किया जा चुका है, तुम लोग ये जरा चैप्टर 10 अगर मेरा क्लियर हो तुमको बताना कौन सा चैप्टर है, ठीक है। ये आई थिंक ओके, राज्य के विरुद्ध क्या नहीं चेक करना पड़ेगा हमको, ठीक। एक बार उसको दंडित किया जा चुका है, अब वो व्यक्ति दोबारा सेम अपराध के लिए, सेम अपराध मतलब इसी चैप्टर में, इन्हीं दोनों चैप्टर में जिस अपराध के लिए उसको एक बार दंडित किया गया था, दोबारा दंडित किया जाता है। दंडित किया जाता है मतलब उसका दंड साबित हो जाता है, ठीक है, उसका दंड साबित हो जाता, सॉरी अपराध साबित हो जाता है, उसका अपराध साबित हो जाता है, दोबारा साबित हो रहा है, ठीक है। कौन सा अपराध, जो उसने एक बार किया है और उसको दंड मिला हुआ है, उसने वो दंड क्या किया है, न्यायालय में जेल में जाके भोगा हुआ है, ठीक है, काटा हुआ अपना, फिर दोबारा फिर उसी अपराध के लिए उसको गिरफ्तार किया गया और साबित हो गया। अब कोर्ट कह रहा है, सॉरी अब सेक्शन 13 है, सेक्शन 13 कह रहा है अब उसको 3 साल का दंड नहीं मिलेगा, जो बार बार दंड कर रहा है, जो बार बार अपराध कर रहा है, अब उसको 2 प्रकार का, या तो लाइफ इम्प्रिजमेंट का दंड दिया जाएगा और या तो 10 साल तक का, ठीक है। ये देखो हाइलाइटर कहाँ गया, ओके। चैप्टर 10 या 17 के अधीन 3 वर्ष या उससे अधिक की अवधि के लिए दोनों में से किसी भांति के कारावास, दोनों में से किसी भांति मतलब चाहे कठोर चाहे सिंपल, ठीक है, अपराध दंडनीय अपराध से दोषित ठहराए जाने के बाद, मतलब उसको दंड मिल गया है, उन दोनों अध्यायों में से किसी अध्याय के अधीन उतनी ही अवधि के वैसे ही कारावास से, ठीक है। एक चीज हमने गलत कर दिया था, सेम अपराध नहीं है लेकिन सेम चैप्टर में उतनी ही अवधि का कोई और अपराध है, ठीक है।
तो वहां ऐसे प्रत्येक ऐसे पश्चातवर्ती अपराध के लिए आजीवन कारावास से या दोनों में से किसी भांति कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी दंडनीय होगा। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि चैप्टर 10 या 17 में उसने कोई अपराध किया, उसके लिए उसको एक बार दंडित किया गया। दंड की मात्रा 3 साल तक की थी, चाहे वो साधारण रही हो चाहे कठोर। फिर दोबारा उसको जब गिरफ्तार किया गया तो वो फिर से चैप्टर 10 या 17 में हो सकता है कोई और अपराध हो, बट चैप्टर 10 या 17 का ही अपराध है जिसके दंड की मात्रा 3 साल तक है। जो सामान्यतः उसमें जो दंड की मात्रा दी हुई है, अपराध के सामने दंड की मात्रा दी होती है, ठीक है, अपराध के साथ दी होती है, अलग सेक्शन में दी होती है। आईपीसी में मोस्टली अलग सेक्शन में थी, बीएनएस में साथ साथ में दी है, ठीक है। तो कोर्ट कह रहा है, तो सेक्शन 13 कह रहा है नहीं, भले वहां दिया गया है लेकिन अब कोर्ट उस रूल का फॉलो नहीं करेगा कि भले वहां पे 3 साल मैक्सिमम दिया हुआ है कि 3 साल इस अपराध के लिए दंडित है, लेकिन अगर आप दोबारा पकड़े गए हैं तो इस बार या तो आपको आजीवन कारावास मिलेगा और या तो 10 साल तक का। ये 3 साल जो मैक्सिमम था इसको 10 साल तक मैक्सिमम कर दिया गया है। जब तक लगा दिया जाता है, मैक्सिमम लगा दिया जाता है, इसका अर्थ ये हो सकता है ये कोर्ट एक दिन ही का दंड दे, ठीक है, इससे मतलब नहीं है। बट जो कोर्ट का हाथ 3 साल तक बंधा हुआ था उसको खोलकर 10 साल के लिए उनको आजादी दे दी गई है। अब कोर्ट चाहे तो 3 साल तक का ही दे, कोर्ट पर कोई वो प्रतिबंध नहीं है, लेकिन कोर्ट चाहे तो फिर 8 साल का भी दे दे क्योंकि उसके पास क्या आ गई है, पावर आ गई है, ठीक है। दूसरी बात, ये कठोर और सादा दोनों हो सकता है, ठीक है। पहले तो यही याद रखो कि कितना बढ़ के हो जाएगा, ठीक है, फिर कठोर और सादा याद रखना। चलो फटाक से रिवीजन करते हैं क्योंकि इसके बाद का जो चैप्टर है वो हम लोग कल पढ़ेंगे, आज शाम को क्लास लेंगे तब पढ़ेंगे, देखते हैं। शाम को तुम्हारी सीनियर सी क्लास है इसीलिए। ओह ओह, ये रहा, ठीक है। चलो चैप्टर 4 हम कल लोग सॉरी चैप्टर 2 पढ़ रहे थे, सेक्शन 4 to 13 था। दिस मीटिंग विल एंड इन 14 minutes, ओके। तो चैप्टर 2 पढ़ रहे थे जो पनिशमेंट से संबंधित था, और सेक्शन 4 to 8 हमने कल पढ़ा था, उसको रिवीजन कर लेना एक बार, ठीक है। सेक्शन 9 आज शुरू किया हमने। सेक्शन 9 कह रहा है कि कोई व्यक्ति कई अपराध के लिए दंडित किया गया है, ठीक है, तो न्यायालय या दंड में लिख सकेगा कि उन अपराधों के लिए जितने दंड दिए गए हैं उनको वह व्यक्ति साथ साथ में भोगेगा या अलग अलग। अगर न्यायालय नहीं लिखता है कि साथ साथ में भोगेगा कि अलग अलग, तब व्यक्ति अलग अलग उसको जो है बिताएगा, ठीक। नाउ सेक्शन 9 का 1 था वो। सेक्शन 9 के सेकंड पैरा में क्या बात हो रही है देखते हैं जरा, ठीक है। सबसे पहली बात हो रही है कि एक ही परिभाषा का अपराध है, ए बी को 1 लाठी मारे चाहे 100 लाठी मारे, एक ही परिभाषा का एक ही अपराध बन रहा है तो एक ही दंड दिया जाएगा। एग्जाम्पल हमने देखा था, ए ने बी को 50 लाठी मारी लेकिन दंड एक ही है, अपराध एक ही है, साधारण उपहत्या। तो इसका मतलब ये नहीं कि 50 लाठी के लिए 50 दंड, बल्कि न्यायालय एक ही दंड देगा, ठीक है। दूसरा था, एक ही अपराध है, एक ही परिभाषा में आ रहा है, साधारण उपहत्या है, लेकिन भिन्न भिन्न अपराध घटित कर रहा है। भिन्न कैसे कर दिया, ए बी को पीट रहा था, एम बचाने आया, एम को भी एक लाठी मार दी। अब दो व्यक्तियों के विरुद्ध अलग अलग अपराध हो गए तो दोनों के लिए भिन्न भिन्न दंड देना होगा। कितना दंड न्यायालय दे सकता है, टोटल मैक्सिमम जितना का उसको अधिकार है, ओके। सेक्शन 10, एक व्यक्ति है, ठीक है, और उस पर कई अपराधों का आरोप लगा हुआ है, ठीक है। सेक्शन 10 बात बोल रहा था ये, लेकिन सबूत तो है किसने कोई अपराध किया, बट ये कन्फर्म नहीं है कौन सा अपराध किया है, तो न्यायालय कौन सा दंड देगा, जो सबसे कम दंडनीय है, ओके। सेक्शन 11 मैंने बोला इस पे 11 क्वेश्चन आएगा, याद रखना, ठीक है। एकांत परिरोध, एकांत परिरोध क्या होता है, किसी व्यक्ति को कारावास के दौरान अकेले एक कमरे में रखना, मतलब बाकी हुसैन, एक मिनट, हुसैन रुको, हुसैन ने कमेंट पढ़ लें फिर आगे रिवीजन करते हैं, ठीक है।
मैम अगर लॉयर चाहे तो और सजा की मांग कर सकता है कि नहीं किसी भी अपराध के लिए? मैम मांग भी तो की जा सकती है कि नहीं वकील द्वारा कि इसको और सजा दी जाए। देखो जितना अपराध का दंड वर्णित होगा किसी कानून में उससे ज्यादा का दंड कोई नहीं दे सकता, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट भी नहीं दे सकता। ठीक है, अब वकील क्या मांग कर सकता है? जैसे फॉर एग्जाम्पल हत्या के लिए मृत्यु दंड का वर्णन है आजीवन कारावास का है। ठीक है, तो वकील किस चीज की मांग कर सकता है? जो लिखा हो। अब वकील जिसका मान लो कि पीड़ित मतलब जिसकी हत्या हुई उसके साइड का या जिसके विरुद्ध अपराध हुआ है वो तो हत्या की मांग करेगा ना, सॉरी वो तो मृत्युदंड की मांग करेगा कि आरोपी को मृत्युदंड दिया जाए। ठीक है, क्योंकि वो मैक्सिमम है। अब न्यायालय को अधिकार है मृत्युदंड देने का, लेकिन कुछ चीजें होती हैं, परिस्थितियां होती हैं, उनके हिसाब से न्यायालय दंड देता है। ठीक है, तो न्यायालय मृत्युदंड भी दे सकता है और कम दंड भी दे सकता है। ठीक है, पहले हम लोग रिवीजन कर लें, फिर उसमें तुम्हारे अन्य क्वेश्चन का आंसर देते हैं, क्योंकि क्लास कट हो जाएगी तो फिर रिवीजन नहीं हो पाएगा। ठीक, एकांत परिरोध क्या होता है? ठीक है, न्यायालय किसी व्यक्ति को अगर कठोर कारावास दे रहा है तो सबसे पहली बात एकांत कारावास तभी दिया जाएगा, एकांत परिरोध जब कठोर कारावास है। ठीक है, तो दंड में लिख सकेगा कि उसका कुछ भाग एकांत परिरोध में हो, लेकिन एकांत परिरोध किसी भी दशा में 3 महीने से अधिक किसी अपराधी को नहीं दिया जाएगा। नाउ कितना एकांत परिरोध बनता है? अगर किसी व्यक्ति को 6 महीना मैक्सिमम कठोर कारावास दिया गया है तो 1 महीने से अधिक परिरोध नहीं होगा। 6 महीने से अधिक 1 साल से कम तो 2 महीना, और अगर 1 साल से अधिक है तो मैक्सिमम 3 महीने का एकांत परिरोध। ठीक है, नाउ सेकंड सेक्शन 12 जो एकांत परिरोध की अवधि की बात करता है। अवधि मतलब एक बार में कितने समय के लिए किसी को एकांत में रख सकेंगे। ठीक है, सो बोल रहा है सामान्यता एक बार में किसी को 14 दिन मैक्सिमम, 14 दिन से कम भी रख सकते हो लेकिन 14 दिन मैक्सिमम रख सकोगे। और अगर दोबारा उसको फिर 14 दिन के लिए रखना है, 4 दिन के लिए रखना है, 5 दिन के लिए रखना है तो दोबारा उसको एकांत परिरोध में भेजने से पहले जितना दिन के लिए आपने उसको एकांत परिरोध में रखा था उतने दिन का गैप करोगे। यहाँ 14 दिन मैक्सिमम था, मान लो कि उसको 10 दिन के लिए एकांत परिरोध में रखा था, दोबारा उसको 10 दिन बाद ही दोबारा एकांत परिरोध में भेजेंगे। लेकिन सेकंड सेक्शन उसको बता रहा है अगर 3 महीने का एकांत परिरोध है, इसका मतलब ये वाला जो 14 डे वाला रूल था ये 1 मंथ और 2 मंथ वाले पे लागू होता है ना। चलो, तो उसको हर महीने में 7 दिन से ज्यादा के लिए एकांत परिरोध नहीं रखा जाएगा, और दोबारा उसको एकांत परिरोध भेजने में कम से कम उतने ही दिन का क्या किया जाएगा? गैप किया जाएगा। ठीक है, चलो ये था सेक्शन 12। सेक्शन 13 ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट ये भी है, याद रखना। अपराधी जो बार बार कोई अपराध कर रहा है, तो यहाँ ये चैप्टर याद रखना कि चैप्टर 10 और 17 से संबंधित कोई व्यक्ति है, अपराधी है, उसे एक बार 3 साल या उससे अधिक का कारावास का दंड दिया, किस अपराध से संबंधित है? तो चैप्टर 10 या 17 में उसने कोई अपराध किया था। ठीक है, 17 संपत्ति से संबंधित था। ओके, तो उसको एक बार में 3 साल या उससे अधिक के लिए उसको दोष सिद्ध हो गया। दोष सिद्ध का मतलब ये है चाहे वो सजा भोग रहा है या भोगना शुरू हुआ है, न्यायालय ने उसको दंड दे दिया है। ठीक है, दोबारा फिर उसी 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 चैप्टर में चैप्टर 10 या 17 में चाहे जो अपराध हो, कोई और अपराध हो, लेकिन अपराध की मात्रा कितनी हो? 3 साल हो, और दोबारा उसको दंडित किया जा रहा है, तो इस बार भले उस अपराध में लिखा हुआ है 3 ईयर प्लस, बट कोर्ट को अधिकार दिया जाता है कि अगर दोबारा आपके सामने आया है तो आप उसको आजीवन कारावास तक का दंड दे सकते हो, या आप मैक्सिमम 10 साल तक का कारावास दे सकते हो, जो कठोर या सादा दोनों हो सकता है। तो ये था तुम लोग का चैप्टर 2 का अदर पार्ट। ठीक है, नाउ थोड़ा सा हम लोग साधारण अपवाद का वो देख लेते हैं, उसके बाद 1-2 मिनट अगर बचा रहेगा तो हम लोग तुम्हारा, ठीक है, ये हम लोग कल देखेंगे चैप्टर, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्या किया, क्यों ये इंपॉर्टेंट हम बता दे रहे हैं। सेक्शन 76 से स्टार्ट होता था आईपीसी में। ठीक है, साधारण अपवाद। ठीक है, इस सेक्शन के अंतर्गत जितने भी अपराध आएंगे वो अपराध नहीं कहलाएंगे। ठीक है, चाहे उसमें मर्डर हुआ हो चाहे जो हुआ हो, इसलिए व्यक्ति जब कोई क्राइम करता है तो साधारण अपराध में जाने की कोशिश करता है। दिखा रहे हैं कम से कम कौन सा हम तुमको दिखा रहे हैं, 76, 78, 79 एंड ठीक है, सेक्शन 17
ओके, ना 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 ना, ऊपर इसके नीचे होगा, ठीक है, इसके नीचे भी नहीं है। कहाँ गया इसमें, मतलब आईपीसी में जस्ट इसके नीचे था, बोला इसके नीचे ही होगा, ये रहे सेक्शन 20 में, ठीक है, ओके। आईपीसी में आई थिंक इससे एक सेक्शन ऊपर था, ठीक है, वो क्योंकि इसके ऊपर वाला सेक्शन नीचे था। ये है अगर कोई व्यक्ति मर्डर करता है और उस व्यक्ति की उम्र 7 साल से नीचे है तो वो व्यक्ति मर्डर के योग्य नहीं माना जाता, डॉली इन कैपेक्स, ठीक है, इसको डॉली इन कैपेक्स कहते हैं, ठीक है। और ये तुम्हारे एलएलबी के एग्जाम में भी आएगा क्योंकि सिलेबस में है, साधारण अपवाद तुम्हारे सिलेबस में फर्स्ट सेमेस्टर में है, जाके चेक कर लेना, जनरल एक्सेप्शन, ठीक है। और कोई बात जो 7 साल से ऊपर के बच्चे द्वारा या 12 साल से कम के उम्र के बच्चे के द्वारा की जाती है वो अपराध में नहीं होगी अगर वो बच्चा उस अपराध की प्रवृत्ति नहीं समझ सकता, ठीक है। सेम टू सेम आईपीसी में भी था, सेक्शन दूसरा था, ठीक। तो ये वाला चैप्टर हम कल पढ़ेंगे और कहाँ, आई थिंक सेक्शन 14 से स्टार्ट होता होगा क्योंकि सेक्शन 13 से समाप्त हुआ है, ठीक। वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन चैप्टर है, ये भी चैप्टर भी याद रखना है तुमको कि किस चैप्टर में दिया हुआ है, जैसे दंड चैप्टर 2 में दिया था, ठीक है। चैप्टर वाइज पढ़ेंगे तो हमको याद रहेगा जैसे बचपन में हम पढ़ते थे, ठीक है। हम स्टॉप कर रहे हैं, इसके बाद तुम लोग क्वेश्चन डायरेक्ट मुंह से पूछ के, हम क्वेश्चन मैसेज करके मत पूछना, उसमें टाइम लगता है, ठीक है, इसलिए क्योंकि बता रहे हैं